हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड, यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, जिनके पास मैं कोर्स क्रेडिट 4 के अंदर भारतीय राजनीति और सरकार वाली जो पॉलिटिकल साइंस है वो उनके पास मौजूद है। तो टेंशन ना लीजिए, आपकी डेट शीट आ चुकी है एग्ज़ाम की, और ये मेरी गारंटी है कि आपको सारे लेसन्स अप टू डेट जल्द से जल्द और बिल्कुल अच्छी तरीके से सरल भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 में जो हमारा लेसन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जानकर आपको खुशी होगी कि इस लेसन में से ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ आज, ये 101% आपका हर बार पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें और इसके नोट्स बनाएं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वीडियो देखते समय आपको क्या करना है, अपना एक कोई भी नोटपैड या फिर कोई भी एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जो भी मेन हेडिंग्स और जो उसकी सब हेडिंग्स होंगी वो लिखते चलिए और वीडियो को समझते चलिए, और ये 20 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए यूनिट नंबर 1 से लेसन नंबर 1 जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं, सारी वीडियोस यहां पर आपको मिलने वाली है। एक से एक जो भी आपकी वीडियोस होंगी वो सब आपको मिलेगी। बस आपको अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो पूरा आपको नहीं पढ़ना है, जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ आपको वही पढ़ना है, और वो आपके एग्जाम में 101% आने वाला है। तो यूनिट नंबर 1 भारतीय संविधान, लेसन नंबर 1 भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना दी गई है, यानी कि जो इसका इंट्रो दिया गया है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर आपको पता चलने वाली है। तो इसमें देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या दिया गया है। इसकी प्रस्तावना में, भारतीय संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जो कि देश की शासन व्यवस्था के लिए नियमों का समुच्चय प्रदान करता है। तो जो भारतीय संविधान है वो एक वैधानिक दस्तावेज है, और ये देश के अंदर जो भी शासन व्यवस्था होती है, जो नियम होते हैं, उन सभी के लिए एक अच्छा जो है एक एटमॉस्फेयर, या फिर हम बोल सकते हैं देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियमों का एक पूरा का पूरा एक ढांचा जो है प्रदान करता है। ये राजनीतिक दस्तावेज होने के अलावा संविधानिक सरकार और नागरिकों को गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए, उनमें सामाजिक आर्थिक सुधार स्तर में सुधार करने के लिए, एक टिप्पणीकार ने भी यहाँ पर एक बात बोली है कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ एक दस्तावेज, राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो नागरिकों की गरिमापूर्ण सम्मान जनक जो जीवन स्थिति है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसके अंदर जो सामाजिक और आर्थिक सुधार है उनको अच्छा करने के लिए भी बनाया गया है। तो यहाँ पर एक टिप्पणीकार ने बोला है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का मतलब है इसके अंतर्गत जान है, प्राण बसते हैं इसके अंदर। वो कैसे उन्होंने ऐसा बोला है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, यानी कि देयर कुड बी सम रीजंस। वो रीजंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोला गया है जो समाज की बदलती आवश्यकता और परिस्थिति के साथ में अपने आप में परिवर्तन जारी रखता है। तो जैसे कि ये मनुष्य के अंतर्गत बदलाव जो है वो बोलते हैं ना प्रकृति का नियम है, तो संविधान जो है वो भी जो है समय के अनुसार बदलता रहता है इन द सेंस कि संविधान वही है पर उसके अंदर संशोधन किए जाते हैं, उसके अंदर बदलाव किए जाते हैं और उसको बदल दिया जाता है। संविधान राष्ट्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है, यानी कि अगर हम बात करें संविधान की, तो जो राष्ट्र के जो लोग हैं उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, उनकी जो एम्बिशंस हैं, उनके लिए एक प्रतिबिंब है। उन आवश्यकताओं और उद्देश्यों को जिनको पूरा करने की राष्ट्र को लंबे समय से अभिलाषा थी, लंबे समय से उनकी जो डिज़ायर रही है कि इसको कंप्लीट करना है, और इन सभी को संविधान अपने में समाहित करता है, अपने अंदर जोड़े रखता है। और एक और चीज़ आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 70 से भी ज़्यादा वर्षों के दौरान देखने को मिलता है कि संविधान में 100 से अधिक, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, और उसके बाद 1950 में जब हमारे को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर, उसके बाद से आज तक अभी तक हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो है जो संशोधन किए जा चुके हैं वो 105 संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं। तो 100 यहाँ पर ये 100 लिखा हुआ है, 105 संशोधन है। वास्तव में भारतीय संविधान शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले मुख्य या फिर मूल तत्वों को कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को भी निर्देशित करता है। अब ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, ये क्या है? ये सरकार के प्रमुख अंग है। ठीक है, इसके बारे में आप पहले भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो संविधान की जो मांग है, एक्चुअल में जो डिमांड की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो वो क्यों की गई है? तो उसके लिए भी कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। उसके लिए वो जो सिचुएशंस क्रिएट हुई थी उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि वो कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला सैनिक विद्रोह, ठीक है,
और नागरिक युद्ध जो होते हैं और सैनिक विद्रोह जो होता है, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, विदेशी दासत्व के कारण, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर लेते हैं, वो गुलाम बना लेते हैं। तो जो गुलाम बना लिया जाता है कंट्रीज़ को, इस वजह से भी संविधान की ज़रूरत थी। तीसरा, सामाजिक क्रांति में बिखर जाने के कारण, कि सामाजिक क्रांति के कारण क्या होता है, सब कुछ बिखराव हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए भी जो है संविधान की आवश्यकता थी। तो निसंदेह भारतीय संविधान जो है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा लिखा गया है। ये हर कोई जानता है कि जिन सदस्यों को निर्वाचित किया गया था वही सदस्य थे जिन्होंने संविधान को लिखा था। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। मुस्लिम लीग जिसके अंतर्गत जिसकी जो लीडरशिप की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उन्होंने जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कहा था, संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया गया था। तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत चाहिए हमारे को। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का मतलब क्या था, उन्होंने कहा था कि वी आर मुस्लिम्स एंड वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर विद हिंदूज, वी वांट सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं और हम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, तो उनको अपने लिए एक अलग मुस्लिम कंट्री चाहिए थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने जो है अपने लिए अलग मुस्लिम कंट्री की मांग की थी, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी, तो दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा अचंभा होगा कि जो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके अंतर्गत 9 दिसंबर 1946 में, यानी कि आज़ादी से भी पहले वो बैठक हो चुकी थी संविधान के बनने के लिए। और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा का पूरा जो रिटर्न इसका जो पार्ट था, जो लिखावट थी, वो 26 नवंबर 1949 तक जो है कंप्लीट हो चुकी थी। और भारतीय संविधान के निर्माण में तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन 6 घंटे का समय लगा, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को फाइनली संविधान को लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका इंट्रो समझ में आया होगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो देखो क्वेश्चन कौन सा आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले प्रस्तावना, भूमिका या फिर पृष्ठभूमि के नाम से जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो सब लिख देना। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो जानकर बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 से पहला लेसन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, तो मैंने आपको बोला कि ऊपर जो दिया गया है वो सब इंट्रो है, वो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मैंने ये जो पिंक कलर के जो हाईलाइट कर रखे हैं, ये आपके मेन हेडिंग्स हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर का थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, जिससे कि आपको एंड में नोट्स बनाने की दिक्कत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को और आगे लेकर चलते हैं। तो भारतीय संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना और इसका आंसर अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लेना। पूरे 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। लिखित संविधान, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक देश की अगर हम बात करें, जितने भी जो मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, चीन है, जर्मनी है, उसी तरीके से वन ऑफ दैम भारत भी एक है जहां पर लिखित संविधान को अपनाया गया है। अब ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पास में लिखित दस्तावेज नहीं है। तो ब्रिटेन इज़ ओनली द कंट्री जहां पर लिखित संविधान उनके पास नहीं है। ब्रिटेन की बात करें तो 1215 के बाद से कई नियम और कानूनों द्वारा शासित है। वहाँ पर संसदीय व्यवस्था के संस्थापक एक जनक द्वारा एक लिखित दस्तावेज प्रदान किया गया है, जो कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्वकोश के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहला आपको समझ में आ चुका है कि जो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है। जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक देशों के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने जो है लिखित संविधान को फॉलो किया है, और उन्हीं में से ही हमारा भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पर लिखित संविधान को फॉलो किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, जो कि वो भी बहुत ईजी है, विस्तृत संविधान। विस्तृत का मतलब होता है लार्ज, बहुत बड़ा, विशाल। तो देखो एक और खुशखबरी भारतीय लोगों के लिए, और आपको जानकर अच्छा लगेगा अगर आपको नहीं पता होगा, कि जिस भारत में आप रह रहे हो, जिस कंट्री की आप मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान को लेकर चलने वाला देश है। तो भारतीय संविधान को विश्व में एक विस्तृत संविधान के लिए भी जाना जाता है, यानी कि एक लार्ज संविधान, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा एक विस्तृत दस्तावेज प्रदान किया गया, जो कि संविधान में देश के सभी पहलुओं को छूता है। चाहे कोई भी बात हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी पॉइंट हो, वो भारतीय संविधान में ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि जितने भी संविधान निर्माता थे उन सभी ने दूरदृष्टि रखी है, बहुत आगे का सोचकर जो है संविधान को लिखा है। और भारतीय संविधान के
विस्तृत होने के पीछे बहुत सारी विविधता है। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटीज़, यानी कि अलग अलग प्रकार। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो भाई सिर्फ जैसे चीन है उसके अंदर सिर्फ 138 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 11 भाग और 147 खंड हैं। जबकि भारतीय संविधान की बात करें तो उस समय 395 जो है अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिए गए थे। 22 भाग और 12 अनुसूचियां इसके अंदर मौजूद थी। परंतु वर्तमान समय के अंतर्गत इसमें बदलाव आया है और 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां इसके अंतर्गत मौजूद हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारतीय राज्य की बहुसंस्कृतिवाद व बहुलवादी चरित्र विस्तृत संविधान के लिए उत्तरदायी है। देश की विशालता दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है। तो जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और जो दुनिया का सबसे विशाल संविधान बना है उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे एक कारण यही था कि भारत के अंदर संस्कृतिवादी और बहुलवादी लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से संविधान को सबसे बड़ा बनाया गया। उसके बाद देखते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत एक विशाल देश है। आपको पता होगा कि हमारा भारत जो है एक सोने की चिड़िया, कृषि प्रधान देश, यहाँ पर खेती बाड़ी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। स्वतंत्रता के समय लोगों पर एक बड़ा समूह जो था वो असाक्षरता यानी कि अनपढ़ थे, एजुकेटेड नहीं थे लोग, कुपोषण के शिकार थे, बीमारियाँ बहुत थी, गरीबी से पीड़ित थे। इसलिए इन समस्याओं के लिए भी नैतिक मापदंड तैयार किए गए थे। अब स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में 1947 में भारत में बहुत सारे रियासती राज्य थे। रियासती का मतलब रियासत या फिर रजवाड़ों की बात करें तो इसे कहा जाता है जो जहाँ पर महाराजा रहा करते थे, बड़े बड़े राजा रहा करते थे, उन जगहों को रियासत बोलते थे या रजवाड़े बोलते थे। तो उनके हितों के लिए भी समायोजित करना था। संविधान निर्माताओं का विचार था कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय हमारे भारत के संविधान को निर्माण किया गया था तो भारत के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो जो है समाजवादी व्यवस्था को अपना सकता है या फिर वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना सकता है। परंतु भारत ने क्या करा, समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को ना अपनाते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना जो है बेहतर समझा। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि भाई जब 1951 और 52 का टाइम था उस समय क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े जो लोग थे, यानी कि जिस समय औद्योगिक घरानों की बात की गई थी, तो उस समय की गतियों को देखते हुए पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। पंचवर्षीय योजना होता क्या है मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। 5 साल के लिए आने वाली सिचुएशंस को देखते हुए अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं, उसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। सबसे पहले सोवियत संघ ने अपनाई थी और इसी को देखते हुए भारत ने भी उसको अपना लिया था। और 1969 में यानी कि 1969 के जो चुनाव थे, 1969 सॉरी मैं एक्चुअल में इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है 19 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो जनजातीय जनसंख्या को इसके अंदर शामिल किया गया है। अब वो कैसे कैसे किया गया, जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ये सब क्षेत्र इसके अंदर शामिल हैं। और इन सभी क्षेत्रों का उल्लेख जो है वो 6ठी अनुसूची द्वारा शासित होते हुए इसके अंदर दिखाया गया है। और आगे 1873 द्वारा नियमित किया जा रहा है कि आगे जो 6ठी अनुसूची है उसके अनुच्छेद 244 और 275 के अंदर इस चीज़ को जोड़ दिया गया है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको बहुत बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, संप्रभुत्ता लोकतांत्रिक गणतंत्र। संप्रभुत्ता का मतलब क्या होता है, आज़ादी, यानी कि जो स्वतंत्रता मिली है, जब हम लोग गुलाम थे बहुत टाइम, उसके बाद आज़ाद हुए तो उसको संप्रभुत्ता बोला गया है। भारत एक संप्रभुत्ता वाले देश का महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। संप्रभुत्ता का मतलब है सारी सत्ता जनता के अंदर निहित होना, आज़ाद होना। यहाँ पर आपके विचार बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जो अब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बोल सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। संविधान निर्माण के समय भी क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान सभा था उसका जो निर्वाचन था वो मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई भी निर्वाचन के लिए मताधिकार नहीं हुआ, कोई भी वहाँ पे वोटिंग नहीं हुई थी। पर फिर भी देखने को मिलता है कि जो 26 जनवरी 1950 के संविधान को लागू किया गया था उसके बाद में हमारे देश के अंदर 1951 के दिसंबर से शुरू हुए और 1952 के फरवरी तक चलने वाले प्रथम आम चुनाव यहाँ पर हुए। और इस चुनाव के अंतर्गत उस समय हमारे भारत की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी थी, फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसमें एक और लाइन देखी गई है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बताया गया है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि हम सभी लोग जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि हम सारे भारतीय हैं, कोई हिंदू मुस्लिम धर्म किसी चीज़ को लेकर नहीं, हम लोग सिर्फ भारतीय हैं।
ठीक है। तो इसी में हमारा जो चौथा पॉइंट है वो इसी चीज़ को लेकर है। उस पॉइंट को मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ कि जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है। चौथा पॉइंट आपका कहता है कि भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की प्रगति। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म, यानी कि जिसका मतलब होता है कि जो किसी एक धर्म को नहीं मानता बल्कि सभी धर्मों को एक समान रूप से जो है सपोर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, सेक्युलरिज्म बोलते हैं। तो भारत में ब्रिटिश द्वारा फूट डालो राज करो की नीति देखी गई थी। फूट डालो शासन करो की नीति में क्या हुआ था कि जब उस समय जो है मंगल पांडे का टाइम था, ठीक है, और उस समय जो क्रांति चल रही थी तो उस समय क्या बताया गया था, कारतूसों के ऊपर जो है कुछ अफवाह फैलाई गई थी कि मुस्लिम जब कारतूस, क्योंकि वो जो कारतूस होती थी वो अपने दांतों से छीलनी पड़ती थी, तो मुस्लिमों को बोला गया था इसमें सूअर की चर्बी है, हिंदुओं को बोला गया था इसके अंदर जो है गाय की चर्बी है। तो इस तरीके से जो है फूट डालकर दोनों में आपसी जो है रक्त रंजित युद्ध कराने की कोशिश की जा रही थी। भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति वाला राज्य है। एकता की विविधता की बात की गई है जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को जोड़ा गया है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई या बौद्ध या पारसी, इन सभी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 के अंदर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 42वें संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। इस शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। भारत में केंद्र राज्य सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। एक और चीज़, हमारे भारत के अंदर धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पर आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो एक कड़वा सत्य है कि इसके अंतर्गत जो है भारत में धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति के लिए यहाँ पर मना किया गया है। या तो केंद्र हो या फिर राज्य हो, वो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भारतीय संविधान में लिखित रूप से दिखाया गया है, पर वास्तविक रूप से आज भी हम लोग बहुत जगह पर जो है यहाँ पर भेदभाव देखने को बहुत जगह पर क्या होता है, हम भेदभाव जो है देखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल सक्षम रूप से यहाँ पर मौजूद है कि हमें पता है कि आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है भेदभाव धर्म के आधार पर हम देख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका समाजवादी राज्य। तो अभी तक आपने जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट किए, जो हमारा 5वां पॉइंट है वो आपका समाजवाद। तो भारतीय संविधान है जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसमें कहीं भी समाजवादी शब्द नहीं देखने को मिलता। पर हालांकि अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है इसके भाग 4 के अंदर हम सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों को देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक अप्रासंगिक और अर्थविहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना नहीं था, बल्कि समाज के अंदर जितने भी जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्गों की स्थिति वाले जो लोग हैं, इनके सुधार को वास्तविक रूप में एक प्रासंगिक रूप से व्यवस्था कायम करना था। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार जब आई थी तो उसने जो है समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 42वें संशोधन के दौरान 1976 के अंदर जोड़ दिया गया था। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पर 6th पॉइंट जो है आपका, छठा पॉइंट, जिसमें ये बोला गया है कि जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू कि जो सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया का है। तो भारतीय संविधान की जो सर्वोच्चता है, कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विवादों के माध्यम से समय समय पर मिलता रहता है। जैसे केशवानंद भारती वाला मुकदमा आपने देखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े न्यायाधीश थे उनकी अनदेखी कर दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद में भी जब संविधान में जो है काट छांट की बात की गई थी तो इसको बिल्कुल माना नहीं गया था। तो संविधान की सर्वोच्चता भी देखने को मिलती है। उसके बाद में हमारे जो कुछ और पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो कि आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, और यही क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। संसदीय संप्रभुत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल बैठाना, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया था, इसके बाद से क्या हुआ कि भारतीय संविधान में बहुत बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है अभी 100 से ज़्यादा संशोधन हुए हैं, तो टोटल 105 संशोधन जो है अभी तक हो चुके हैं। संशोधन मतलब जो भी बदलाव किए जाते हैं वो संशोधन कहलाता है। संविधान के अंतर्गत कोई भी बदलाव नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है चीज़ें ऐड हुई हैं, उसके अंदर संशोधन किए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 8, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ में संघीय व्यवस्था है यहाँ पर, कि भारतीय संविधान के अंदर जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, इन सभी संविधानों में से ना कुछ कुछ भागों को ग्रहण किया गया है। तो आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा ना कि संविधान क्या है, एक पुष्पगुच्छ है, या फिर क्या है, उधार लिए गए देशों से क्या है, एक मतलब उधारी का थैला है, जिसमें क्या करा है, अलग अलग देशों से चीज़ों को उधार लिया है। तो सेम इसमें ये चीज़ बताई गई है, केंद्र और राज्य द्वारा जो है इसमें उल्लेख किया गया है संविधान के अनुसूची 7 के अंदर, जिसमें शक्तियों को 2 स्तर पर बांटा गया है, ठीक है, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। उसके बाद में भी हम बात करें यहाँ पर तो 3 सूची बांटी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सरकार कार्य करेगी, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों सरकार मिलकर कार्य करेगी। उसके बाद में हमारा 9वां पॉइंट आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। अब ब्रिटेन के नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए नागरिक घोषणा पत्र जो है 1689 के द्वारा अपनाया गया था।
वहीं भारतीय संविधान के मूल तत्वों में मौलिक अधिकार को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। और अगर ये बताया जाए कि जो भारतीय संविधान है इनमें मौलिक अधिकार कहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये भाग 3 के अंदर 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और एक लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें जुड़ा हुआ है। संपत्ति का अधिकार भी इसके अंदर था, परंतु उसको संविधान के अधिनियम 44वें संविधान अधिनियम के तहत 1978 के अंदर हटा दिया गया था, और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया। मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकता है। अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो है वो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो है या फिर वो उच्च न्यायालय के अंदर जा सकता है, अपनी अपील को दर्ज करा सकता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो है जो सेकंड लास्ट टॉपिक रहेंगे आपके, जिसमें आपको बस ये लिखना है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड गणराज्य के संविधान से लिए गए हैं। तो ये जो हमारे नीति निर्देश तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर जिसको रखा गया है। यदि मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है तो नीति निर्देश तत्वों को भी सामाजिक आर्थिक अधिकारों के रूप में देखा गया है, जो गरीब और नीचे तबके के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यह सत्य है कि न्यायालय में नीति निर्देश तत्वों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे कि मौलिक अधिकार के अंदर क्या होगा, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय के अंदर जो है अपनी जाकर अपील कर सकते हो, यानी कि चुनौती दे सकते हो, पर हमारे नीति निर्देश तत्वों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं आपके मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य क्या है, तो वास्तविक रूप से मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं है। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी में रिपोर्ट में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 4A में जोड़ने की बात की गई थी, और 42वें संशोधन के दौरान 1976 के अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के अंदर इसको जोड़ दिया गया था। अब उसके बाद में बोला गया यहाँ पर कि कुछ कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए बहुत अनिवार्य हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। आपने देखा होगा कहीं भी राष्ट्रीय गान चल रहा होता है तो लोग रुक जाते हैं, सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान रखना, पशु पक्षी और जंगलों की सुरक्षा आदि, ये सब भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य है। उसके बाद में आता है आपका इसका लास्ट पॉइंट। इसके बाद में आपका ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और आई होप आपको इसमें पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से सारे पॉइंट लिख दिए तो। महात्मा गांधी जी ने भारत का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने विकेंद्रीकरण द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त करने का सपना देखा, और अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन की बात की गई, और 1992 में 73वें 74वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार और ग्रामीण और शहरी स्तर पर गठित किया। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वशासन सरकार है। उसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ी सी आलोचना देख लेते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर आलोचना की है, वो क्या है। तो भारतीय संविधान एक भीमकाय आकार का है, यानी कि बहुत बड़ा संविधान है। इसके अनुच्छेद, जिसमें संविधान में अनुच्छेद जो है 395 दिए गए, यहाँ पर 470 अनुच्छेद इसमें हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि अभी तक जैसे अमेरिका के अंदर 29 बार संशोधन हुए हैं, बल्कि भारत के अंदर 70 सालों में अभी तक 105 जो है संशोधन किए जा चुके हैं। उधार का संविधान मानने वाले आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान में नया या मौलिक कुछ भी नहीं है, वे इसे उधार का संविधान कहते हैं। इसके पीछे तर्क है कि अमेरिका, ब्रिटेन और वाइमर गणराज्य, सोवियत संघ आदि से कुछ कुछ भाग ग्रहण किया गया है। तो लोग क्या कहते हैं कि जो भारतीय संविधान इतना बड़ा तो है, पर इसमें एक्चुअल में भारत का कुछ नहीं है, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं से उधार लिया है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण या कठिन है, जिसमें संविधान को नागरिक द्वारा समझा नहीं जा सकता। अब ये भी बोला गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा कठिन है। आलोचकों का ये भी कहना है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए, जिससे संविधान 1935 की एक कॉमन कॉपी बनकर रह गया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से आपका यही क्वेश्चन आपको पूछने को जो है आएगा, और यही क्वेश्चन आपको अपने आंसर में लिखना है पूरी अच्छी तरीके से। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हें पॉइंट्स को लिख लीजिए, उसके अंदर की जो जवाब बातें हैं सारी वो वीडियो को अच्छी तरीके से सुन लीजिए, जिससे कि आप अपने पेपर में इसको लिख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।